वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स अकेडमी। एंड आज हमारे साथ हैं राजकुमार मौर्य सर, जिनका कि सिलेक्शन यूपी पीसीएस 2021 में एसडीएम के पोस्ट पे हुआ है। तो सर आप पहले तो हम आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो सर हम स्टार्टिंग करना चाहेंगे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से। तो आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ बताएं। मेरा जो एजुकेशन है वो बेसिकली गांव में हुआ था। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जी। उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे हमने प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक जो वहाँ पे किया। फिर उसके बाद जो पेरेंट्स थे जैसे जॉब की तलाश में जाते हैं बाहर, तो दिल्ली में थे, वहाँ पे काम करते थे, तो पेरेंट्स फिर उनके साथ गया मैं दिल्ली में। फिर हमने गाज़ियाबाद में जो है शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ पे फिर 6 से लेकर 12 तक एजुकेशन जो हमारी है सीबीएसई बोर्ड से, तो गाज़ियाबाद में ही हुई है। उसके बाद जो है फिर एजुकेशन के आगे बढ़ने के दौरान तो हमने इंजीनियरिंग की है, बेसिकली कंपटीशन क्वालिफाई करके यूपीटीयू का। उसके बाद कानपुर में हमें कॉलेज मिला, तो वहाँ पे हमने अपनी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से अपनी बीटेक की है। और उसके बाद जो है फिर प्लेसमेंट्स ऑफर्स आते हैं जैसे कंपनीज़ के, इन्फोसिस, अमेज़न है वगैरह। तो अमेज़न में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे इंटरव्यू देके तो वहाँ पे मैंने 8-10 महीने काम किया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर SDE1। और उसके बाद फिर आगे की जर्नी फिर स्टार्ट हुई वहाँ पे। अच्छा, तो सर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कहाँ से स्टार्ट की? मतलब पहले प्री की तैयारी की कि पहले मेंस की तैयारी की? किस तरह से आपने स्टार्ट की, अब कुछ बताएं हमें। क्योंकि ये जो टोटली फील्ड हमारे लिए अलग था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई ऐसा मतलब अधिकारी अभी तक आया नहीं है हमारे फैमिली में। तो एक प्रिपरेशन जो फेज़ था वो तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया रिसर्च करने में। तो ये सब कुछ डिस्कशन मेरे पेरेंट्स के साथ, स्पेशली पिताजी फादर हैं, तो उनसे डिस्कस करके कि कैसे कैसे आगे करना है, कैसे, क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और सिविल सर्विसेज जैसे हम सबको पता है कि काफ़ी अनसर्टेन है। जी बिल्कुल सर। तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, क्या लग सकता है, तो वो सब डिसाइड करने के बाद ही पिताजी से फिर हमने स्टार्ट किया। और थोड़ा गाइडिंग लाइट, एज ए गाइडिंग लाइट काम कर रहे थे थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो उन्होंने पहले सजेस्ट किया कि बेसिक बुक्स जो है हमारे पास होनी चाहिए, और जैसे NCERTs हैं उन पर बेसिक कवरेज होनी चाहिए। और थोड़ा सा जो हमारे जो यूट्यूब पे हैं बहुत सारे जो टॉपर्स हैं पिछले आगे हुए हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया कि कैसे कैसे करना चाहिए काम को। और बेसिकली जो बेसिक बुक्स हैं NCERTs हैं, कैसे उनको पढ़ना है एडवांस लेवल पे, फिर उसके बाद एडवांस पे कैसे आना है। तो ये थोड़ा सा शुरुआत में रहा। स्टार्टिंग NCERTs। जी जी। तो सर आपने कैसे कोचिंग वगैरह की थी या विदाउट कोचिंग ऐसे सेल्फ स्टडी से किया है आपने? मेनली जो हमारा GS पार्ट रहता है, जनरल स्टडीज़ का पार्ट, स्पेशली जो हमारा बेसिकली एम था कि वो सिविल सर्विसेज UPSC के लिए हर एस्पिरेंट्स के लिए होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया था कि अपना जो सेल्फ स्टडी था वही रूटीन फॉलो किया। तो लगभग 1-1.5 साल तक तो वही फॉलो किया कि चीज़ें कवर हो जाए पहले। एडवांस जो बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, और ऑप्शनल क्योंकि ज्योग्राफी था मेरा, तो क्योंकि उसका सिलेबस बहुत लार्ज है, तो पहले खुद से पढ़ा तो समझ तो आया, लेकिन वो एडवांस लेवल नहीं आता है जहाँ से सिलेक्शन होना है आपका। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं आपके साथ, कंपटीशन बहुत हाई होता है पैरेलल में, तो पैरेलल कंपटीशन बहुत बड़ा होता है। तो उसको एडवांस करने के लिए शायद छोटी सी कोचिंग मतलब सर पढ़ाते थे, तो उनसे ले लिया था, करीब 40-50 बच्चे थे। तो एक बेसिक कोचिंग जो ऑप्शनल के लिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस से था, तो ये टोटली न्यू था। और ये कंप्यूटर साइंस जो है अनफॉर्चुनेटली UPSC के सिलेबस में नहीं है, ऑप्शनल में। तो उसको मुझे ऑप्ट करना पड़ा, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सा भी है। फिजिकल ज्योग्राफी जैसे है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, कंसेप्ट जो टेक्निकल है, तो एज ए इंजीनियर वो चीज़ें समझ में आने लगी। तो वो थोड़ा सा बेहतर लगा। कुछ दिन पढ़ के देखा तो लगा कि हाँ, इसे लेना चाहिए। तो वहाँ से थोड़ा कोचिंग लिया था, ओनली ऑप्शनल। बाकी GS के लिए तो सेल्फ स्टडी था ही पूरा। तो सर आप हमारे व्यूअर्स से कुछ अपने बुक लिस्ट के बारे में शेयर करना चाहेंगे? बुक लिस्ट अपनी शेयर करना चाहेंगे कि क्या कुछ बुक लिस्ट आपने तैयारी के दौरान? बुक लिस्ट बेसिकली लगभग ऑफ कोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होंगे जिसपे सब हर टॉपिक बुक लिस्ट तो बताते हैं। इन जनरल जो है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। और बेसिक NCERT है ज्योग्राफी की, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। और क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो हमारा जो है उसमें थोड़ा स्पेशलाइज चाहिए होता है, तो मास्टर्स लेवल की तैयारी चाहिए होती है, तो उसमें कुछ बुक्स हैं, तो उनका इस्तेमाल किया। और बाकी
जो भी इकोनॉमिक्स के लिए हैं, अलग अलग बुक्स हैं, वो कई सारी हैं, तो जी सर। आप कर सकते सर हैं। आपका इंटरव्यू का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? आपको इंटरव्यू में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए आपसे और आपने क्या कुछ? इंटरव्यू काफ़ी मतलब वास्ट था। मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो फॉर्चुनेटली मुझे मेरे मॉक इंटरव्यू में ही मतलब जो मेंबर रहते हैं, तो वो रिटायर्ड यूपीएससी चेयरमैन मिल गए थे सर। जी सर। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड किया। ऐसा लगा कि मतलब नॉर्मली कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं हो रहा है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने में काफ़ी सहजता हुई मुझे। तो वहाँ से थोड़ा एक दो डर होता है कि मेंबर्स के सामने बैठने का, तो वो मतलब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया। और फाइनल इंटरव्यू में बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। और यहाँ पे यूपीपीसीएस कमीशन में भी जो चेयरमैन थे बहुत ही ज़्यादा कोर्डियल थे। नॉर्मल जैसे हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं कि आपके विचार क्या हैं, आप क्या समझते हैं और आप कैसे काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में आके, लोगों की सेवा कैसे करेंगे और उनके लिए एक मतलब आधार कैसे बनेंगे ताकि उनके राइट्स जो हैं उन तक पहुँचाए जाएँ। और फिर इसी दौरान फिर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ वहाँ पे जो फाइनल इंटरव्यू था कमीशन में। तो उन्होंने जो है हमारे ऑफ कोर्स पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर उनके जोग्राफिकल लोकेशंस एंड कुछ फैक्चुअल, जैसे जाते ही शुरू में उन्होंने इंजीनियर्स डे कह दिया था कि किसके नाम पे मनाते हैं। तो मैं थोड़ा मतलब रह गया, शौक तो रह गया। हाँ, एग्जैक्टली तुरंत नहीं आ पाया, तो लेकिन उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मेंबर्स सभी ने कि याद करिए। उन्होंने लगभग 15-20 सेकंड दिए याद करने के लिए, तो फाइनली वो आया। तो काफ़ी खुश हुए लोग जो मेंबर्स थे। तो और फिर बाद में उन्होंने मेरी हॉबी से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अपने ऑप्शनल से भी पूछे हैं। और क्योंकि कंप्यूटर साइंस में रहा है हमारा ग्रेजुएशन, तो वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो जो सेटिस्फैक्टरीली मैं आंसर कर पाया वहाँ पे। अच्छा सर, आपने इसके पहले बीपीएससी भी क्लियर किया था, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। बीपीएससी में 66 बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो उसमें एक्सपीरियंस तो यही था कि जाके देना है, क्योंकि अब क्या रहता है ना कि एक्सपेरेंट्स को जब 2-3 अटैम्प्ट दे देता है तो लगता है कि यार थोड़ा सा स्टेट का भी ट्राई कर लेते हैं। जी। थोड़ा सा जो बर्डन होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि प्रिपरेशन में आप और चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो एक था कि प्लान भी होना चाहिए। जी। तो इसलिए मैं आके दे दिया था यहाँ पे बीपीएससी में, तो फॉर्चुनेटली हो गया। हालांकि इसके पहले यूपीएससी में ट्राई किया था? हाँ जी 3 अटैम्प्ट हो चुके हैं, एक मेंस लिखा है मैंने। तो यहाँ पे ट्राई किया और प्री में हो गया, तो चला गया फिर मेंस भी देने, तो मेंस भी हो गया। और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आई, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी दे दिया। तो सर, जो हमारे अभी न्यू एस्पिरेंट्स हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? न्यू एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि परसिस्टेंस और परसिवरेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक वेल रूटीन और डिसिप्लिन के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं डिसिप्लिन की बात करूँ तो फॉर एग्जांपल यहाँ कह दूँ कि मुझे जॉगिंग पसंद थी, तो मैं लगभग 6 बजे जो है जॉगिंग जाता ही था अपने पार्क में। लगभग 1600 मीटर का ट्रैक है, पास में ही है। तो कुछ भी हो जाए, मतलब जैसे मौसम ख़राब है या फिर क्या है, तो लेकिन जाता ज़रूर था शाम को, कितना भी मतलब इम्पोर्टेंट काम है। तो उससे बहुत सारे फ़ायदे हुए, जैसे कि अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, अपने आप से जो क्या है ना, जब तैयारी में रहते हैं तो आप खुद से अपने से बात करेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारी लैकिंग कहाँ है, कहाँ से हम कमज़ोरी लग रहे हैं, कि कहाँ चीज़ें और अटेंशन देना चाहिए किताबों में इम्प्रूवमेंट के लिए। तो सर, आप हमारे न्यू स्टूडेंट्स को कोचिंग के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं कोचिंग करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं जो कि कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, कोचिंग जो है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे। अगर मेरी बेसिकली पर्सनल सलाह यही रहेगी कि अगर आप पे कर सकते हैं तो कोचिंग के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं। तो अगर आप पे कर सकते हैं, अगर आप उस लायक हैं कि पे कर पाएँ, जैसे 40-50 हज़ार या लाख तक भी हैं कुछ कोचिंग्स लेती फाउंडेशन कोर्स करवाने के लिए, तो उसका फ़ायदा ये है कि आप जो है सिलेबस को कवर तो कर लेते हैं जल्दी, मिनिमम टाइम में। जैसे मेरे साथ था, मैंने कोचिंग नहीं लिया तो लगभग मुझे 1.5-2 साल लग गए पूरा कवर करने में, क्योंकि वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है और चीज़ें कंक्रीट पता नहीं चल पाती है। तो आप 2-3 बार फेल होते हैं चीज़ों को लेके, तब जाके आपको पता चल जाएगा अच्छा ये नहीं ये था, तो यहाँ से कंक्रीट चीज़ें निकल के आएंगी, अच्छा ये मटेरियल पढ़ना था, ये ज़्यादा बेहतर है।
तो अगर कोचिंग ले लेते तो एक डायरेक्शन मिल जाता है हमें इनिशियल में। हालांकि तैयारी जो है वो खुद पे डिपेंड करती है कि आप कितना एफर्ट डालते हैं, कितना परसिस्टेंटली उसको काम करते हैं डिटरमिन्ड तरीके से। तो कोचिंग अगर देखिए अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लीजिए, उसका फ़ायदा होता है कि जल्दी आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं। और अगर नहीं भी है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी किया है और बहुत लोग करते हुए भी आए हैं, बिना कोचिंग के भी क्वालिफाई किए हैं। आया तो आपने सबसे पहले किनके साथ शेयर किया, अपने फैमिली फ्रेंड्स? हाँ, सबसे पहले जो रिज़ल्ट आया था तो मैंने फादर को ही किया था, कॉल किया था। तो हालांकि शायद रास्ते में थे वो ऑफिस से, वापस आते हुए करीब 6:30 बजे रिज़ल्ट आया था। तो पिक नहीं कर पाया, मैंने 2 बार कॉल किया था। तो फिर उसके बाद जो है फिर मम्मी जी के पास गया था मैं तो बताने कि आखिरकार मतलब कलेक्टर पे हो गया SDM पे। तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन देखिए, माता जी का तो इंटरनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा चलो अच्छा है, भगवान की मतलब जो आपने मेहनत की थी उसको सफल हुआ, तो यही कहा उन्होंने। बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं और जो भी सर्कल में है, तो मैं ऑफ कोर्स मंदिर तो जाना ही था, तो मैं गया थोड़ा। और उसके बाद लोगों को पता चला तो फिर कॉल्स और फ़ोन आने लग गए, तो लोगों की बधाइयाँ और ये सब सिलसिला अभी तक चल ही रहा है। तो ऐसा था। तो अभी तो आपका UPPCS क्लियर हो गया है, तो अभी आगे की जर्नी का क्या है? आगे की जर्नी देखिए UPSC का कुछ? जी, जो मेन गोल था जिसलिए मैं उतरा था इस फील्ड में, तो वो था हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के मैक्सिमम सेवा करना। जी सर। तो मुझे लगता है वो पॉसिबल, अभी जो मेन गोल था वो अचीव हुआ नहीं है। तो जैसे श्री स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि आप तब तक मेहनत करते रहें जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। तो ये एक बीच की चीज़ें हैं, जो कुछ सक्सेसफुल चीज़ें मिली हैं जो SDM पद पे है, तो बीच की चीज़ें हैं। फाइनल गोल अभी बाकी है, उसके लिए हम चाहते हैं कि ट्राई करें, एक बार मन से ट्राई करें, ताकि कुछ अचीवमेंट मिल पाए और सेटिस्फेक्शन वो मिल पाए हमें, और बेहतर तरीके से ग्राउंड लेवल पे हम अपनी सिविल सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर पाएँ और लोगों की सेवा कर पाएँ बेसिकली। जी सर, तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जी सर, थैंक यू वेरी मच।